यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत और द्वितीय महायुद्ध के बाद से क्या हुआ है, तुलनात्मक राजनीति का विकास होना क्या हुआ, प्रारंभ हो गया है। वो इसलिए कि पता पड़े कि तुलना करने के हिसाब से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की स्थिति क्या बनी हुई है, किस प्रकार से स्थिति को सुधारा अपने जा सकता है। दूसरी बात है तुलनात्मक राजनीति में युद्धोत्तर विकास। अब यदि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर हुआ दूसरा विश्व युद्ध, पहला हुआ उसमें क्या क्या हानि हुई और दूसरे विश्व युद्ध के अंतर्गत कौन कौन सी हानियां हुई और उसके बाद राजनीतिक स्तर कौन सा प्राप्त करता हुआ अपना जा रहा है, वो स्थिति अपनी सुधर रही है या फिर बिगड़ रही है। तीसरी बात है तुलनात्मक राजनीति के विकास के वर्तमान चरण। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर बात करेंगे इसके 10वें चरण के अंतर्गत कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत कि तुलनात्मक राजनीति में किस प्रकार से सुधार की अवस्था आती जाने से कौन कौन से चरण अपने हो सकते हैं। इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर के आज अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब प्रश्न कौन माने गए, अपने मैकगाइवरी माने गए हैं और मॉन्टेस्क्यू ने विवाह के विचार का समर्थन किया है, जो कि इस प्रकार है। अपने जो मैकियावेली क्या बोल रहे हैं, मैकियावेली बोल रहे हैं कि मैकियावेली का युग बौद्धिक पुनर्जागरण का युग था। बौद्धिक यानी मतलब बुद्धि के स्तर पर बहुत ही अधिक विकास होता जा रहा था, उस पर युग अपन मान सकते हैं। बौद्धिक पुनर्जागरण के इस युग में मनुष्य को ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड माने जाने लगा। कि मतलब क्या है, अब मापदंड कौन है, मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड माने जाने लगा है। मैकियावेली ने राज्य कला और शासन कला के अध्ययन पर जोर दिया। किस पे, राज्य कला और शासन कला पर। मैकियावेली का नेतृत्व विश्लेषण अनेक प्राचीन एवं तत्कालीन उदाहरणों पर आधारित था। राजनीतिक व्यवहार, शासन कला आदि के बारे में उसने बहुत सी गवेषणात्मक प्रश्न उठाए। एक शासक किस प्रकार सफल हो सकता है, मतलब ये प्रश्न किसके हैं, मैकियावेली द्वारा किए जा रहे हैं कि एक जो पर्टिकुलर शासक व्यवस्था है यानी जो शासक है वो किस प्रकार से सफल हो सकता है, शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, अपनी शक्तियों को और कैसे बढ़ा सकता है और उसे कायम कैसे रखा जा सकता है। किसको, शक्ति को ही, है ना, उसका विस्तार कैसे किया जा सकता है, विस्तार यानी और बढ़ाना, उसको कैसे इसको और किया जा सकता है। उसने नीति, न्याय आदि के अमूर्त सिद्धांतों पर आधारित तर्क पद्धति का परित्याग कर दिया। उसने राजनीतिक पद्धति में अनुभव भाव और इतिहासवाद का समन्वय किया। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो मैकियावेली है वो बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर राजनीतिक स्थिति को और कैसे शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनका विस्तार किया जा सकता है और किसे अपने और सुधार की व्यवस्था लाई जा सकती है। वो प्राचीन सिद्धांतों को मतलब करने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। उनका आधार पर क्या बोल रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक पद्धति में किसका अन्वेष किया है, अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय पर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। कौन, मैकियावेली। मॉन्टेस्क्यू अपने क्या बोल रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज विशेष महत्व की है। मॉन्टेस्क्यू के अनुभव मूलक दृष्टिकोण का निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया और राजनीतिक प्रश्नों पर निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर ही नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विवेचन किया। उसने आगमात्मक पद्धति का प्रयोग किया। वह सही सरकार को समाजशास्त्र की परिस्थिति के मसले के रूप में लेता है। उसकी रुचि बहुत कुछ आधुनिक मसलों में थी, जैसे राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपने भारी पर्यावरण से संबंधित आर्थिक घटकों और व्यवहारों आदि की राजनीति में भूमिका, राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण की समस्या आदि। यह विश्वास था कि मानवीय परंपराओं व संस्थाओं में जलवायु, भूमि, भौगोलिक दशाएं तथा भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण बहुत भेद पाया जाता है। उसका यही विश्वास था कि मानवीय संस्थाओं, ठीक है, परंपराओं, कानूनों का उद्भव एकदम किस दैनिक स्रोतों से नहीं होता बल्कि पेड़ पौधों की भांति अनुकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे यानी शौर्य इसका विकास होता है। उसने राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित पहलुओं पर विचार किया, जैसे सांस्कृतिक मसले यानी रीति रिवाज। मॉन्टेस्क्यू क्या कहना चाह रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू कहना चाह रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ है, जिस प्रकार से मनुष्य मतलब एक सामाजिक प्राणी है, समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हीं के अनुसार समाज में परिवर्तन क्या होगा, विकास इसका धीरे धीरे अवस्था में इसमें प्राप्त हुआ है। जैसे
रीति रिवाज, धर्म, आर्थिक यानी व्यापार सब स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक व्यवस्था पे भी, इससे व्यापार वाणिज्य, गरीबी, परिस्थितिक कारक यानी जलवायु, भूमि और जनसंख्या आदि। इसी प्रकार मोंटेस्क्यू ग्रंथ में सामाजिक तथ्यात्मकता के संदर्भ में विकासवादी दृष्टिकोण के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। यानी मोंटेस्क्यू क्या बोल रहे हैं कि विकास को एक अवस्था में नहीं हो रहा है, राजनीतिक व्यवस्था भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी, मतलब हर क्षेत्र में विकास किस प्रकार से और उन्नत हो सकता है वो उसकी बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे अपन तुलनात्मक राजनीति में युद्धोत्तर विकास। अब युद्ध में किस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ है। द्वितीय महायुद्ध उपरांत दो धाराएं प्रभावित हुई जिन्हें तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को विस्तार एवं व्यापक बनाया। इनमें पहली धारा थी तुलना की कला एवं पद्धतियों के विषय में आत्मचेतन की प्रवृत्ति। इस क्षेत्र में विद्वान ने आत्म परीक्षण के परिणाम स्वरूप सामने आई। इस धारा के प्रमुख हैं हैक्सन, वियर और उल्म आदि थे। इन लेखकों ने पर्याप्त आत्म जागरूकता की मात्रा से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। उनका उद्देश्य यही रहा कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का उपयोगी अध्ययन प्रस्तुत किया जाए। इन चरणों से संबंधित विद्वानों ने संस्थात्मक तुलनाओं के साधनों का जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया ताकि सरकारों का अधिक अच्छा अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके। ये सभी तुलना के महत्व की विभिन्न समस्याओं जैसे एरिया स्टडी, सविनय उपागम, संस्थागत कार्यात्मक उपागम, समस्या मूलक रुझान पत्यकरण आदि, सामान्य सिद्धांत निर्माण आदि सामान्य पद्धति समस्या को भली भांति परिचय में संबंधित थे। अब इन्होंने किसका अध्ययन पे जोर दिया है, तुलनात्मक राजनीति के अंतर युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद विकास की अवस्थाओं पर ये जोर दे रहे हैं कि अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं पहले कैसी थी, अब उनको कैसे किया जा सकता है, और इतिहास से ज्ञान लेकर के अपने अनुभव मूलक और संस्थागत अध्ययन पर अधिक बल दिया जा रहा है कि उसको अपन और कैसे बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बाहर राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक समाजशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय राजनीति संबंधित नई अवधारणाओं का विकास होने लगा है। परिणाम स्वरूप तुलनात्मक विश्लेषण में प्रत्यक्षीकरण पद्धति, मॉडल्स एवं व्यवहारवादी सिद्धांत में कृत्रिमता में वृद्धि हुई है। अब क्या हो रहा है, जब जैसे इसके क्षेत्र बता रहा है तो क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर और कैसे विकास किया जा सकता है उस पर भी और अधिक बल दिया जा रहा है। अधिकांश अमेरिकी राजनीतिक, पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति के विकास के वर्तमान चरण मतलब क्या है, अधिकांश अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने तुलनात्मक राजनीति के शब्द भंडार में अभिवृद्धि की है। डेविड ईस्टन ने निवेश निर्गत, मांग समर्थन, पर्यावरणीय फीडबैक, मूल्य आदि शब्दों का प्रयोग किया। आमंड ने निवेश निर्गत कार्यों के समूह और डाइश ने संचार से संबंधित विशिष्ट परिभाषाओं को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लागू करके निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया, जैसे स्वायत्तता, स्मरण भार, लाभ, उत्तेजना पाने वाले विभिन्न प्रकार की गोष्ठी। आमंड के अनुसार शब्दावली का प्रयोग किसी दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि इस प्रकार के प्रयुक्त शब्द सामान्य हैं, अतः इनका प्रयोग किसी प्रकार की राजनीतिक इकाई चाहे वह आकार, काल, विकास आदि की मात्रा करके भी बारे में किया जा सकता है। इसमें ऊपर क्या कर सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विकास के विभाग के चरण, जैसे वर्तमान में देखें तो क्या करा, डेविड ईस्टन ने अलग निवेश निर्गत राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत किया है। आमंड ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक राजनीतिक व्यवस्था को लेकर एक राजनीतिक ढांचे का निर्माण कर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लेते हुए उसका महत्वपूर्ण रूप से संपूर्ण अध्ययन किया जा रहा है। इसे बोल सकते हैं संक्षेप में, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में आज उन लेखकों का योगदान महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपने अध्ययन के क्षेत्र में विकासशील देशों को शामिल करके अपने विषय के विस्तार को व्यापक बनाया है। मतलब इसकी उपयोगिता कब बढ़ी है, जब ये पर्टिकुलर जो ऑथर्स अपने हुए हैं उन्होंने क्या किया, वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में लेते हुए राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक ढांचेगत रूप प्रदान करते हुए उन्हें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है और अपने राजनीतिक क्षेत्र के अध्ययन का विस्तार किया है। इन विकासों के स्वरूप सिडनी बाबर ने भली भांति प्रसिद्ध तुलनात्मक राजनीति में बहुत से सिद्धांतों के साथ साथ क्रांति का प्रारंभ हुआ।
यथावत वर्णन की अपेक्षा सैद्धांतिक दृष्टि से संबंधित अन्य समस्याओं का विवेचन, एक केस के स्थान पर कई केसों को दृष्टि, शासन की औपचारिकता संस्थाओं से परे राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों से परे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों का विश्लेषण आदि इसमें समाहित है। यानी पहले जो स्थिति कैसी थी कि धीरे धीरे वो राजनीतिक व्यवस्था समझने की कोशिश कर रहे थे, फिर उन्होंने युद्ध के बाद की स्थिति को जानने समझने की कोशिश की। और तीसरी स्थिति में क्या है कि जो अपने ऑथर्स रहे राजनीति से डेविड ईस्टन आमंड ने विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को एक मॉडल, एक नवीन रूप प्रदान करते हुए राजनीतिक समस्याओं को व इसके विकास संबंधी अवधारणाओं को और ये कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। इस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विकास के में 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण देखने को मिलती है, जो युद्ध के बाद की है, एक युद्ध से पहले की है और वर्तमान परिपेक्ष को लेकर भी इसमें अध्ययन हमें करने को मिला है। हमारा टॉपिक आज का यही समाप्त होता है। थैंक यू।